गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग मजे में ही होंगे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद हम लोग अब 12th में सीरियस चालू कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे पढ़े हुए बहुत दिन हो गए होंगे। ठीक है, और मैंने आपको कितने दिनों से देखा भी नहीं है। लॉकडाउन में बहुत लंबा चल रहा है सेशन, पता नहीं कब क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो फिजिक्स के अंदर 11 क्लास के अंदर। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ने वाले हो वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर के ऊपर अलजेब्रा सिर्फ यहाँ पे नया चीज सीखने वाले हैं, बाकी तो आप लोग ने सब कुछ सीखा है वहां पे। ठीक है, तो वेक्टर क्या चीज है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फिजिक्स में आया था। और वही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग, आपको पता होगा कि दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके बारे में हम लोग अलजेब्रा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो टाइप की है, एक तो मैंने अभी बताया स्केलर, सबको पता ही होगा, और दूसरा कौन सा, वेक्टर। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो चीज होती है जो सिर्फ क्या देती है, मैग्नीट्यूड देती है। क्या देती है, मैग्नीट्यूड। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या देती है, मतलब क्या दिखाती है आपको कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए उसको और डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन। दोनों चीज में यह होनी चाहिए, जैसे कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसको डिनोट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ी क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ओके, टेम्परेचर, और बहुत सारी ऐसी भी हमारे पास है, प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे टाइम को हम लोग डिनोट करने के लिए, टाइम को बताने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। फोर्स की बात करूं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये मार्कर है, कि मार्कर को मैं फोर्स दे रहा हूं 5 न्यूटन, राइट। लेकिन 5 न्यूटन तो उसकी मैग्नीट्यूड हो गया, राइट, उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन आपके दिमाग में क्लियर कर क्वेश्चन आएगा कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दो। ठीक है, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स दो। ठीक है, तो मतलब फोर्स की बात करें, फोर्स क्वांटिटी की बात करें तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। सेम एज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस की बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो बच्चों प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कोई एग्जांपल ले दूं गैस के बारे में, है ना, कि एक बलून है उसमें गैस भरा हुआ है, राइट। तो गैस जो है वो बलून को हर जगह से प्रेशर करेगा, राइट। तो ये जो प्रेशर जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। याद रखना कौन सी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको बताया कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैथ्स के क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर क्या चीज होती है। तो बच्चों वेक्टर मैं बात करूं तो वेक्टर जो होती है, वेक्टर सिर्फ मैथ्स के अंदर सिर्फ इतना समझना है कि वेक्टर इज ओनली डायरेक्टेड लाइन। क्या समझना है, ओनली डायरेक्टेड लाइन। क्या, डायरेक्टेड लाइन मतलब ऐसी लाइन कि जिसकी आपको डायरेक्शन दे रखी हो। क्या दे रखी हो, डायरेक्शन।
मान लो मैंने ऐसी लाइन बना ली है ना, ये लाइन बना ली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन की क्या हमारे पास डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन जो है हमारी ये डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसा होता है। मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया यहाँ पे इस डायरेक्शन वाला, ये डायरेक्टेड लाइन बनाई, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट होता है उसका क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। और ये वाला एंड पॉइंट हुआ तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल, ठीक है। तो ये तो थोड़ी बात हो गई कि डायरेक्शन दिखा रहा है इस तरफ, ये पहला जो पॉइंट होगा उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। अब इसमें मान लो नेम प्लेट डाल दो, यहाँ पे ए डाल दो और ये बी डाल दो, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह से, AB के ऊपर एरो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर AB, क्या पढ़ेंगे, वेक्टर AB, ठीक है। और मजेदार बात वो है कि यहां से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, ये कहां से कहां जा रहा है वेक्टर, A से लेके B तक, मतलब A जो है हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और B टर्मिनल पॉइंट। मान लो किसी वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा है B वाले, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये तो इसका था, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, BA वेक्टर, क्या लिख सकेंगे, BA वेक्टर, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो B आएगा, टर्मिनल पॉइंट A आएगा, BA के ऊपर एरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, BA वेक्टर, ठीक है। मान लो इसी वेक्टर को हम लोग सिंगल अल्फाबेट में डिनोट करना चाहे, मान लो A से डिनोट करना है तो A वेक्टर भी बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे स्मॉल b से डिनोट करना है तो स्मॉल b भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डायरेक्टेड लाइन से, और उसमें क्या होगा, दो पॉइंट हो गए, एक इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और किस तरह से लिखा जाता है वो मैंने यहाँ पे समझाया। मान लो मैंने लिखा है AC वेक्टर, तो AC वेक्टर लिखा है तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पे इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा A और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा C, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, A से C तक जाएगी, किस तरफ जा रहा है वेक्टर, A से C तरफ, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ने देख लिया अभी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी को के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, राइट। तो डायरेक्शन वाली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर ली रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब बात कर ले उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो भी वेक्टर होगा बच्चों, जो भी वेक्टर है हमारे पास, उस वेक्टर का, उस डायरेक्टेड लाइन की बात करूं तो उस डायरेक्टेड लाइन की लेंथ, क्या बच्चों, लेंथ, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब लेंथ ऑफ length of vector is called magnitude of vector। मतलब जो भी वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर हमारा होगा उसकी लेंथ दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, मान लो मैं AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे AB वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, और जैसे ही मैं उसको मॉड्यूलस में डाल दूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर AB, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर AB। अब यहाँ पे मैंने A करके भी लिखा हुआ है, A वेक्टर करके भी लिखा हुआ है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे, ठीक है।
मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बच्चों, तो वेक्टर जो होता है उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। क्या बच्चों, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे धीरे 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 करके सारी थियरी देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा आपको लगेगा बोरिंग जैसा लगेगा, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, सही से सारी थियरी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले थे बच्चों पोजीशन ऑफ अ वेक्टर कि ये पोजीशन ऑफ अ वेक्टर क्या चीज है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला एक 3D ले लेता हूँ, 3D रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। मान लो मैं एक्स एक्सिस ले लिया यहाँ पे, जो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये पोजीशन वेक्टर ये किसका वेक्टर है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। क्या, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन, मतलब किस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर बना लो। कहां से बच्चे बना लो, ओरिजिन से। उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब सिंपल लैंग्वेज समझे तो किसी पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फिर से बोलता हूं, ध्यान से समझना, पॉइंट प्लेन के अंदर हमारे पास ये 3D के अंदर बच्चों, कहां 3D के अंदर कोई पॉइंट ले लिया मैंने P x, y, z, उसका ओरिजिन से वेक्टर, ओरिजिन से ये वेक्टर बना लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0, 0। तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पॉइंट है इन जनरल कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये 3D स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर बना लिया, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो O पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, OP वेक्टर। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बात, इसके मैग्नीट्यूड की बात करो। किसकी बात करो, इसके मैग्नीट्यूड की। और 11th क्लास में हम लोगों ने बच्चों 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोगों ने दो पॉइंट के बीच में लेंथ निकालने के लिए बात की थी, फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूँ और ये पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकाल लेता हूँ, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब किसी भी वेक्टर का लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये OP वेक्टर का मतलब मैंने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला मतलब क्या निकाला, उसकी लेंथ निकालनी। तो उसकी लेंथ में कैसे निकाल लूं, ये देखा जाए तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एंड पॉइंट है ना, दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, दैट इज योर लेंथ। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, कौन सा हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला का यूज करता हूं। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ, ये x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, z - 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर OP का हमारे पास क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के रखना है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² आ जाएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, 3D के अंदर कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से बनाया हुआ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और बच्चों ये पॉइंट 3D के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये इन जनरल x y z है, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर को हम लोग इन जनरल डिनोट करेंगे एक अल्फाबेट से। जैसे मैंने AP वेक्टर को एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया था A वेक्टर करके, वैसे ही हम लोग यहाँ पे OP वेक्टर को इन जनरल किसी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर। ठीक है, क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर, R वेक्टर। तो बच्चों याद रखना, R वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास इन जनरल एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, OP हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, और अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z² हमारे पास क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड।
आई होप कि ये आपको पोजीशन वेक्टर टोटली समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात कि हम लोग जब तक 3D खत्म ना करें, क्या जब तक 3D खत्म ना करें तब तक ये जो प्लॉट किया है मैंने, एक्स एक्सिस इसको ही लेंगे, वाई एक्सिस इसको ही लेंगे और जेड एक्सिस इसको ही लेंगे। हम लोग का कौन सा चल रहा है अभी, वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक वेक्टर के बाद जो 3D चैप्टर खत्म ना हो तब तक ये एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस से लेंगे, ये एक्सिस को वाई एक्सिस और ये एक्सिस को जेड एक्सिस, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे तो एक दिमाग में फिक्स इमेज रहेगी तो आप लोग सही से समझ पाओगे, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज है। किसकी बात करने वाला है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसको। तो बच्चों हम लोग अब बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है उसकी थोड़ी बात कर ले। तो हम लोग ने यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ये रहा हमारा O और ये P। OP क्या है, पोजीशन वेक्टर बनाया। क्या बनाया, OP पोजीशन वेक्टर। ये क्यूब वाला शेप आपको इसीलिए बनाया कि आपको थोड़ा समझ में आया कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x उस पॉइंट के लिए, और ये डिस्टेंस कितना काटेगा y एक्सिस पे y, और ये डिस्टेंस कितना काटेगा वो z काटेगा, ठीक है। कहाँ पे, z एक्सिस पे। तो हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन को थोड़ा समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लास में चले जाए, क्लास 11 में। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको याद हो तो हम लोगों ने सीखा था ऐसे कि स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, याद आ रहा है कुछ, पोटली एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो वही एक्सिस वही लाइन को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करूंगा, तो वही लाइन y एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएंगे, कुछ क्या बनाएंगे, y एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आगे बात करें इसमें कि जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, उस वेक्टर को भी ना हम लोग वेक्टर समझ के हम लोग क्या समझ ले, सीधी लाइन समझ ले। क्या समझ ले, सीधी लाइन। तो यहाँ पे 3D के अंदर वो x एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, y एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी और z एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी। तो मान लो ये एंगल मैंने ले लिया अल्फा, आप देख सकते हैं x एक्सिस के साथ, और मान लो ये एंगल y एक्सिस के साथ ले लिया मैंने बीटा, और ये एंगल मैंने ले लिया z एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। कौन सा एंगल, गामा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा रिस्पेक्टिवली x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल बना है। तो ये अल्फा, बीटा और जो गामा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। और यही डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू, कौन सी वैल्यू बच्चों, कोसाइन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्या, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। क्या कि जो वेक्टर होता है 3D के अंदर, प्लेन के अंदर, तो वो हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। वो मैंने ले लिया अल्फा, बीटा और गामा। वो अल्फा, बीटा और गामा एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। और उसी डायरेक्शन एंगल की कोसाइन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ही सिंपल है। तो मतलब क्या हो जाएगा, cos अल्फा, cos बीटा और ये cos गामा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग cos अल्फा की वैल्यू निकालने की ट्राई करें, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है। मान लो ये हमारी जा रही है, ठीक है, ये वेक्टर इस तरह से रखा हुआ है हमारा, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। तो 3D में तो ऐसे है, ये तो हम लोगों ने फिगर पे बनाया, प्लेन में बनाया, इसलिए इस तरह से दिख रही है। बाकी इस तरह से होगी x एक्सिस और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस आ जाएगी मेरे फिंगर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, z एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर हमारा स्टैंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से एक सीधी लाइन बनाऊंगा, कौन से, यहाँ P से हम लोग यहाँ पे x एक्सिस से सीधी लाइन बनाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे सीधी लाइन बनाऊंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से समझो, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस, ये y एक्सिस समझ लो, ये x एक्सिस समझ लो, और ये z एक्सिस। हमारा वेक्टर इस तरह से स्टैंड कर रहा है, x एक्सिस के साथ यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ से मैं एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन ड्रॉ करूंगा x एक्सिस पे, तो वो क्या बना देगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है।
और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट P का एक्स एक्सिस पे जो काटा हुआ वो डिस्टेंस होगा। हमें पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो x, y, z, तो x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा जो x एक्सिस पे पॉइंट ने काटा है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये x एक्सिस समझ लो, ये z एक्सिस समझ लो और ये y एक्सिस। ठीक है, और हमारा वेक्टर इस तरह से स्टैंड कर रहा है। यहां से मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो x एक्सिस में क्या बना लेगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहां से मैं कोई लाइन बनाऊं, यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाता हूं। तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये O है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, जो P पॉइंट से लाइन जो खींचेंगे तो वो A पे क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, और आपको पता है ये यहाँ पे O पॉइंट पे तो हमारे पास कौन सा एंगल बना रहा है, वेक्टर अल्फा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कॉसाइन वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाता है हमारे पास, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बात की, ये OA जो है, ये तो x एक्सिस है हमारी ये, और OA जो है वो पॉइंट P का x एक्सिस पे काटा हुआ डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, x। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास, OP। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, OP का लेंथ लिखेंगे ना, तो OP की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया cos अल्फा इज इक्वल x अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने जस्ट अभी बताया था कि उसको r वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इन जनरल हम लोग लिखेंगे स्मॉल r। देखो ऊपर r लाइन खींच ली तो हम लोग उसको वेक्टर बोलेंगे, r वेक्टर ऐसे ही लिख लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड समझ लेना। क्या समझ लेना हमें, मैग्नीट्यूड समझ लेना है। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इन जनरली हम लोग स्मॉल r लिखे, तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन r। क्या बन जाएगा, x अपॉन r। ठीक है, तो ये cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन r आ गया। सेम है, सिमिलरली हमारे पास cos बीटा के लिए क्या आ जाएगा, y अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वो हो जाएगा y अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो हम लिख सकते हैं y अपॉन r। सेम है, गामा के लिए क्या लिखेंगे, cos गामा के लिए z अपॉन OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और z अपॉन हम लोगों ने लिख लिया r। ठीक है, तो ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, x अपॉन r, y अपॉन r और z अपॉन r रिस्पेक्टिवली बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग l, स्मॉल m और स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n जो है वो हमारा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग इसको वैल्यू के हिसाब से लिखे जाए तो क्या याद रख सकते हैं, L इज इक्वल टू x अपॉन r, m इज इक्वल टू y अपॉन r और n इज इक्वल टू z अपॉन r, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था, क्या था, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो उस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए दूसरे नाम हमारे पास है l, m और n। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, वो भी हमारे डायरेक्शन कोसाइन ही हुए। ठीक है, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए दूसरे नाम ले लिए l, m और n। आई होप बच्चों कि ये डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय r, cos बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाय r, और cos गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बाय r। l मतलब cos अल्फा, m मतलब cos बीटा, n मतलब cos गामा, ये याद रखना इन जनरल। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे। ये बात हो गई सारी डायरेक्शन कोसाइन की। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ से फिगर हटा दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब मिक्सअप हो जाता। ठीक है, और आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या है, डायरेक्शन रेशियो आर जस्ट नंबर्स। क्या है बच्चों, आर जस्ट नंबर्स, ऐसे नंबर जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में हो। क्या बच्चों, डायरेक्शन रेशियो आर जस्ट नंबर्स व्हिच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। क्या चीज है, थोड़ा देख लेते हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो सभी देखा, L इज इक्वल टू x अपॉन r, m इज इक्वल टू y अपॉन r और n इज इक्वल टू z अपॉन r।
अब मैं क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्शन जो रेशियो है विच आर ओनली नंबर्स, मान लो ए बी एंड सी, वो कौन से हो जाएंगे, ए बी एंड सी, दिस आर डायरेक्शन रेशियो। ऐसे नंबर्स है विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। मतलब क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन डायरेक्शन कोसाइन एल, बी अपॉन डायरेक्शन कोसाइन एम और सी अपॉन डायरेक्शन कोसाइन एन। मतलब ऐसे नंबर 3 हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं और कोई नंबर होगा मान लो के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में होंगे। ठीक है, देखना मैं आपको नंबर निकाल के देता हूं ऐसे कौन से नंबर है। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा LR, यहाँ पे y इज इक्वल टू MR और n इज इक्वल टू z इज इक्वल टू NR। ठीक है, ये मान लो A, देखना ध्यान से, ये मान लो B और ये मान लो C। यही नंबर है जो हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। देखना मैं लिखता हूं यहाँ पे L ओपन, एक ही जगह क्या लिखूं, L ओपन R L, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा MR ओपन M और यहाँ पे आ जाएगा NR ओपन N। तो आप देख सकते हो सभी का रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, R आ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या लिखा, x इक्वल टू a इक्वल टू MR, y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू ये LR, ये MR और z इज इक्वल टू c इज इक्वल टू NR। ठीक है, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सर ये सारी बातें क्यों की, डायरेक्टली बोल देते कि भाई हमारे पास जो x y और z आते हैं वही हमारी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होता है उस पोजीशन वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालने की बात करें तो डेफिनेटली आपके जो x y और z ही आएंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ऐसे नंबर है जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब पोजीशन वेक्टर की बात ना करते हुए दो पॉइंट में से पास होता हुआ वेक्टर की बात करूं, ठीक है, दो पॉइंट में से पास होता हुआ वेक्टर की बात करूं, तब हमारा ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारा पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हो कि भाई x y और z जो कोऑर्डिनेट है हमारे किसके, पोजीशन वेक्टर के, सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, उसके ही कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या है बच्चों, ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल a b and c आर डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्टली x y and z भी हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ओनली फॉर व्हाट, पोजीशन वेक्टर, जो किसके लिए हमारे पास, किसी एक पॉइंट के लिए। लेकिन जब दो पॉइंट में से पास होता वेक्टर के लिए डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये डायरेक्शन कोसाइन आपको समझ में आ गया होगा एंड डायरेक्शन रेशियो भी आपको समझ में आ गया होगा। ए बी एंड सी हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, ओके। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, एक यूनिक रिलेशन है, तो उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है रिलेशन उसकी बात कर लेते हैं। पहला तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की बात करो तो l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। कैसे होता है थोड़ी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने जो सभी सीखा था l इज इक्वल टू x अपॉन पोजीशन वेक्टर OP। पोजीशन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड हमारे पास है m इज इक्वल टू क्या सीखा, y अपॉन पोजीशन वेक्टर OP, और n इज इक्वल हम लोगों ने सीखा z अपॉन पोजीशन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो भाई हम लोग निकाले इसके बारे में तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में जब पोजीशन वेक्टर समझाया था मैंने तब उसका मैग्नीट्यूड बताया था, क्या आएगा x² प्लस y² प्लस z², और ये y अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z², और ये क्या आ जाएगा z अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। अब सभी का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आप देख पाओगे कि l² प्लस m² प्लस n² करो तो ये क्या हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस y² प्लस z²
प्लस ये सेम है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो सभी का एडिशन हो जाएगा, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है किसके बीच में, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, कि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और हमने बात की डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, वो क्या है हमारे एल एम और एन। डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी, उनके बीच में भी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, सीधा सीधा हम लोगों ने बात की ये रिलेशनशिप आपको किसके लिए बता रहा हूं, पोजीशन वेक्टर पॉइंट के लिए। ठीक है, एक ही पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके लिए इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, वो L = x, x क्या था हमारा, वही था डायरेक्शन रेशियो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L = a अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लेकिन x y z की फिर से क्या था हमारा, डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली रेशियो था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही m = b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ। और n = c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो जस्ट रिलेशन मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में, क्योंकि x y z रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या हो जाता है, abc हो जाते हैं फॉर व्हाट, ओनली पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसके लिए ही ये रिलेशन है। दो पॉइंट में से पास होता हुआ वेक्टर हो उसका जो रिलेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा। और ये चीज हम लोग कहाँ यूज करने वाला है, इस चैप्टर में यूज नहीं करने वाला, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा 3D, उसमें इसका बहुत यूज है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ठीक है, तो वहां पे वो दोनों कॉन्सेप्ट को सही से देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने बात की डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो के बीच में एक रिलेशन, पहला ये तो आपको याद रखना है l² + n² + n² = 1 और ये। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर के टाइप ऑफ वेक्टर, क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेकिन बच्चों ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। लेकिन बाय बाय कहने से पहले एक बात बता दूं कि हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या सीखा, कि वेक्टर क्या चीज है, डायरेक्टेड लाइन किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, किस तरह से हम लोग उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि डिनोट करते हैं, उसके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, फिर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड देखा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो लेंथ होती है वेक्टर की, दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की। फिर हम लोगों ने बात की पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के बारे में। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में साथ में लेके चलना, क्योंकि ये सारी थियरी है। ये थियरी जब तक दिमाग में बैठेगी नहीं तब तक आगे की क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे नहीं। क्या है क्या नहीं है, डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ना हो तो फिर से ये वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।